हेलो माय डियर वंस। आज बात करने वाली हूँ एग्जिस्टेंशियल ओसीडी के बारे में। मैं पूरा डिटेल में आपको उसकी साइकिल, सिम्टम्स, मेटा बिलीव्स, कोर फियर्स सब बहुत अच्छे से समझाऊंगी। साथ ही साथ में आपको अमेजिंग टिप्स दूंगी जिससे आप घर बैठे ही ओसीडी की इस थीम से फ्री हो जाएंगे। हर बार की तरह सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, लास्ट तक देखना है, शेयर ज़रूर करना है। चलो अब जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लो ताकि ब्रेथ वर्क करो और जल्दी से अपने नर्वस सिस्टम को रीसेट करो। अब हम समझते हैं एग्जिस्टेंशियल ओसीडी में। जैसे नॉर्मल ओसीडी का साइकिल घूमता है कि ट्रिगर आता है ना, दिमाग में कुछ थॉट्स आते हैं, कुछ मीनिंग हम क्रिएट करते हैं, एंजाइटी होती है, फिर कंपल्शन की अर्ज आती है, फिर टेम्परेरी रिलीफ और रीइंफोर्समेंट होता है। उसी तरीके से सेम साइकिल घूमता है इसका। तो ज़रा इसका स्पेसिफिक देख लेते हैं। इसके ट्रिगर्स जो हैं वो हैं फिलोसफिकल थॉट्स। अब देखिए ना, ये फिलोसफिकल थीम ऐसा नहीं कि एग्जिस्टेंशियल ओसीडी में फिलॉसफी से रिलेटेड ही सब कुछ रहता है। एक्चुअली इंसान के अंदर ना इनटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी है। अब जीवन में हर चीज़ तो फैक्चुअल नहीं हो सकती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी तक हमें ज्ञान नहीं है, हमारी पहुंच ही नहीं है। तो फिलोसफिकल आंसर्स कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। वो हमें खुद का ही अपना एक मीनिंग क्रिएट कर कर कुछ एक्सेप्ट करना होता है। लेकिन इस तरीके की ओसीडी की थीम में कई बार लोगों को इस तरीके के फिलोसफिकल थॉट्स आते हैं कि क्या मैं रियल वर्ल्ड में हूँ, जीवन का क्या मतलब है, या मेरे आसपास जो मुझे दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, ये वास्तविकता है या मेरा भ्रम है। अगर हमें मरना ही है तो हम जी क्यों रहे हैं, क्यों इतनी मेहनत करें, क्यों भागदौड़ करें, क्या मतलब है जीवन का। क्या जो मतलब मैंने दिया वही मतलब है या इसका कुछ और ही अलग मतलब है जो मुझे पता नहीं है। मरने के बाद क्या होता है, ये आत्मा शरीर से निकल कर कहाँ जाती है, क्या सच में स्वर्ग नरक है, क्या सच में कढ़ाई में तले जाएंगे, क्या सच में स्वर्ग में अप्सराएं नाच रही होंगी, फिर दोबारा जन्म कब होगा। मतलब कुछ भी इस तरीके के जीवन मृत्यु से रिलेटेड कुछ भी ऐसे आ सकते हैं। ये पेड़ पौधे, नदी या हवा किसने बनाए हैं, क्या सच में कोई ऐसा ईश्वर है जिससे पहचान कराई गई है, या ये सब भ्रम है, ईश्वर भी असत्य है। कुछ भी इस तरीके के थॉट्स सबके मन में अलग अलग कुछ भी थॉट्स आ सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आते हैं, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स आते हैं, है ना, सडन अवेयरनेस ऑफ एग्जिस्टेंस कुछ भी ट्रिगर कर सकता है। तो आपका हर ट्रिगर के साथ जो मीनिंग अटैच होता है, आप किस तरह से हैंडल करते हैं, वो ट्रिगर न्यूट्रल रहेगा या वो स्ट्रांग होता चला जाएगा, ये सबके लिए अलग अलग होता है। बट कुछ इस तरीके के ट्रिगर्स इसमें यूजुअली देखे गए हैं। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस की, अगर कुछ भी रियल नहीं हुआ था, क्या मतलब है सही मायने में इस जीवन का भी, जो मैं आपको बता रही थी क्वेश्चंस। मुझे कैसे पता चले कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ, व्हाट इफ दिस इज अ सिमुलेशन। यही सब चीज़ें मतलब रिपीटेडली दिमाग में इंसान के घूमती रहती हैं। इस तरीके के थॉट्स बार 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 आते रहते हैं। अब नॉर्मल क्यूरियोसिटी भी होती है इंसान की, बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता नहीं होता, जो सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, वो ऊपर जाकर तो कोई देख कर आया नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें हमने बस पढ़ी हैं या सुनी हैं, तो सब अलग अलग अर्थ देते हैं, सबके अलग अलग विचार हैं। अब इस पर कोई इतनी बहस नहीं करता, कोई इससे एकदम एब्सोल्यूट कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करता। सब इसको अज्ञात मानकर बस ये है कि जीवन सत्य है, जो अभी है बस वो सत्य है, भविष्य क्या है पता नहीं, मरने के बाद क्या होगा पता नहीं। तो लोग नॉर्मली कभी कभार इस तरीके से सोचते भी हैं, तो कुछ ही समय के बाद वो नॉर्मली अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इस लूप में फंस जाते हैं। अब कैटास्ट्रॉफिक इंटरप्रिटेशन निकल जाती है कि आई मस्ट सॉल्व दिस, इफ आई डोंट गेट सर्टेनिटी आई विल लूज माई माइंड। मतलब इतना भी डर हो जाता है कि मैं पागल हो जाऊंगा अगर मैंने बिल्कुल एब्सोल्युटली पता नहीं किया, मेरे को 100% श्योरिटी नहीं हुई तो। नॉट नोइंग मीन्स आई एम अनसेफ। अगर नहीं पता तो इसका मतलब है मैं सुरक्षित नहीं हूँ। और जैसे ही ये होता है कि असुरक्षा का भाव होता है, तो ऐसे में फिर और हमारे अंदर का सिस्टम, जिसका प्राइमरी मोटिव ही सेफ्टी है, वो और पगला जाता है। अब एंजाइटी बढ़ जाती है, डीरियलाइजेशन फील होता है, आसपास से कनेक्टिविटी फील होती है, ऐसा लगता है फेक वर्ल्ड में अनरियल है सब कुछ। इस तरीके से मेंटल फॉग हो जाता है, पैनिक, हाइपर अवेयरनेस रहती है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। और कंपल्शंस में मेंटल एनालिसिस निकालते रहना, फिलोसफिकल रियूमिनेशन, अलग अलग उसमें सत्य की खोज करते रहना, जीवन, लोगों, मरने के बाद जिस जो भी बात जिसके दिमाग में आ जाए उसके बारे में बस ढूंढते ही रहना।
गूगल करना, रीअश्योरेंस लेना और रियलिटी को टेस्ट करते रहना। अभी मैं आपको 2-3 केस के छोटे-छोटे से एग्जांपल भी दूँगी। टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, कुछ समय के लिए थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिलती है या रीअश्योरेंस मिल जाती है, लेकिन इन सब से होता थोड़ा ना है। इनसे तो रीइंफोर्समेंट हो जाता है। ब्रेन सीख लेता है कि रूमिनेशन रिड्यूस करा एंग्जायटी और क्वेश्चंस जो होते हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आते हैं और ये साइकिल और स्ट्रॉन्ग होती रहती है। अब छोटा एग्जांपल समझो। एक लड़की ने कोविड के टाइमिंग पर भागवत गीता पढ़ ली। अब पढ़ ली, दुनिया पढ़ रही है और उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ भी नहीं है कि जो किसी को ओसीडी के लूप में फँसा दे। लेकिन जब उसने पढ़ा और उसको पता चला कि अल्टीमेटली डेथ जो है ना, उसने जो मीनिंग निकाला उसको पढ़कर कि मृत्यु ही सत्य है। तो उसके दिमाग में एकदम से ये आया कि फिर क्यों मैं इतना साइंस पढ़ रही हूँ, क्यों मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वो बच्ची मेडिकल कर रही थी। तो उसके दिमाग में इस तरीके से आया कि जब एक दिन मरना ही है, तो क्यों ये जीवन के मोह माया और इन सब चीज़ों में फँसना, क्यों अपने आप को इतना तकलीफ़ देना। इस तरीके से उसके दिमाग में वो थॉट्स आने लगे वो पढ़ने के बाद। अब माँ-बाप ने तो एनकरेज किया था कि बच्ची के पास अभी लॉकडाउन के टाइम पर टाइम है, तो चलो भई पढ़ लेगी अच्छे के लिए। लेकिन उसके बाद उसके मन में ये थॉट्स आने लगे कि क्या मतलब है इस शरीर को इतना सजाने का, रोज़ इतना हम भोजन करते हैं, क्यों हम दूसरे लोगों को दुःख तकलीफ़ देते हैं। इस तरीके के उसके दिमाग में थॉट आने लगे, हम अपने पाप कर्म जुटा रहे हैं। आज तक मेरे से जो भी कुछ गलतियाँ हुई हैं, जैसे बच्चे फ्रेंड से झगड़ पड़ते हैं या बहन-भाई से लड़ पड़ते हैं, कुछ है, उन सब के लिए गिल्ट का भाव होना और फिर ये थॉट आना कि मरने के बाद मेरी आत्मा कब तक भटकेगी? क्या अनंत काल तक भटकेगी या मुझे मुक्ति मिल जाएगी? ये जो मेरे पाप कर्म हैं, ये धुलेंगे, नहीं धुलेंगे? इस तरीके के थॉट्स उसके दिमाग में आने लगे। शुरुआत में घरवालों को ऐसा लगा कि भई बच्चे ने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, अभी शायद ले नहीं पा रहा है उसका दिमाग इस तरीके से, समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी थॉट्स रुक नहीं रही थी और उसके दिमाग में बस यही था कि मेरी आत्मा अनंत काल तक भटकेगी और किसी तरीके से मुझे पता चल जाए कि इस तरीके के जो पाप मुझसे हुए हैं, उससे मुक्ति कैसे मिलेगी। और दूसरा एक ये था कि जब अल्टीमेटली मरना ही है, तो ये जीवन में इतना ये सब क्यों करना? आराम से बहुत शांति से जियो, एक समय भोजन करो, सात्विक जीवन जियो, सात्विक खाओ, ना किसी से बोलो, ना मेहनत करो, ना पढ़ाई करो, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही भगवान का ध्यान करो। ये सब चीज़ों से उसको बहुत परेशानी होने लग गई। तो ये था एक केस। अब दूसरा केस समझो। एक लड़का एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था और उसके दिमाग में एक थॉट आया कि तुझे कैसे पता कि तू रियल वर्ल्ड में है? जब लोग कहते हैं कि ये माया है, ये सब इल्यूज़न है, तो तुझे कैसे पता कि तू रियल वर्ल्ड में है? क्या पता तेरे आस-पास जो है ये सब कुछ फ़ेक है। उसने क्या किया, उठ-उठ के सब टच करने की कोशिश की। अब कोई इंसान टच करेगा, अगर दीवार को टच किया जाएगा तो दीवार महसूस होगी, फूल को टच किया जाएगा तो फूल महसूस होगा, खुद को टच किया जाएगा तो अपने शरीर का अनुभव होगा। तो उसको जो अनुभव हो भी रहे थे, उस पर भी उसको डाउट हो रहा था कि ये भी एक भ्रम है, ये भी एक माया है। तुझे ये जो आभास हो रहा है, ये इसलिए क्योंकि तू अभी तक ये बिलीव करता है, लेकिन ये सब माया है। ये उसके दिमाग में चालू हुआ। फिर उसने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, गूगल वगैरह इस तरीके से करना शुरू किया। तो उससे जितना आप सर्च करते हो, जितना आप इस चीज़ की रीअश्योरेंस लेते हो, उतना ही ज़्यादा बढ़ते चला जाता है। तो उसने अपने सारे घर के फैमिली मेंबर्स को छू-छू कर एक्सपीरियंस करना शुरू किया। घरवालों को भी ऑड फ़ील हो रहा है, आप जाकर एकदम से आप किसी को टच कर के इस तरीके से फ़ील करने की कोशिश करोगे कि ये रियल है, ये सॉलिड लोग हैं नहीं हैं या मुझे हाथ मेरा ऐसा हवा में तैर रहा है। इस तरह की रीअश्योरेंस लेनी ये सब शुरू की और पूछना भी शुरू कर दिया। पहले फैमिली मेंबर से पूछना शुरू कर दिया, फिर पड़ोस में कोई दिख जाए तो उससे भी पूछना शुरू कर दिया। गूगल पे बहुत ज़्यादा सर्च करना शुरू कर दिया और उसने अपने फ़ादर से पूछा कि कोई फ़िलॉसफ़ी के बहुत ही अच्छे ज्ञानी प्रोफ़ेसर हों, तो आप मुझे उनसे मिलवाओ। मुझे उनसे बात करनी है या मुझे किसी महात्मा जी के पास, किसी धर्मगुरु के पास लेकर जाओ, मुझे उनसे बात करनी है, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं इस तरीके से। ये जो है ना उसके दिमाग में ऐसे थॉट्स आने लग गए। तो ये कुछ इस तरीके के थॉट्स लोगों के दिमाग में आ जाते हैं। हर इंसान के दिमाग में अलग-अलग थॉट्स आते हैं। जैसे एक और केस था, तो उसके दिमाग में ये थॉट्स आते थे कि ये भगवान ने इतना अनफ़ेयर क्यों किया? हमको एक तरफ इंसान बनाया और एक तरफ एक छोटी-सी चींटी भी बनाई, जो हम इंसानों के पैरों तले दबकर मर सकती है और हमसे हर दिन इतनी जीव हत्या होती है। तो उसको क्या था कि वो नीचे भी अगर चलता था तो
अगर आप बिल्कुल ही देख कर चल रहे हो और वो भी इतना हाइपर अवेयरनेस में एकदम घूर कर देख के चल रहे हो कि कहीं से भी चींटी, छोटा-सा भी कुछ भी कीट-पतंगा कहीं आ ना जाए और उसको भी आप सेफ कर कर चलना चाह रहे हो, तो उससे क्या होता है कि आप एक-एक कदम भी बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ा पाओगे। तो उसका चलना-फिरना सब भारी हो गया। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता था। उसको जब पता चला कि जब हम साँस भी लेते हैं, मुँह भी खोलते हैं, तो भी जो है ना जीव हत्या हो रही होती है। उससे भी उसको डर लगने लगा, उसने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चुप रहना शुरू किया। कहीं पर भी अगर सड़क पर देख लेता कि कोई कुत्ते को भगा रहा है या बिल्ली को सता रहा है या कुछ भी इस तरीके से जानवर है, गाय को या किसी भी तरीके के जानवर को देख लिया उसने, कहीं पे भी ज़ख्मी या कुछ है, बहुत ही ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाना, बहुत ही दुःख हो जाना और गॉड के इस अनफेयर, ये इम्बैलेंस प्रकृति क्रिएट करने पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाना, इस तरीके से परेशान हो जाना। अब कुछ कर तो सकता नहीं है इंसान, तो ये प्रकृति हमने तो बनाई नहीं है। तो ये सब चीज़ों में ढूँढते रहना कि क्यों गॉड ने ऐसा किया? मतलब इसके पीछे का क्या असली रीज़न है? तो बहुत सारे लोगों से पूछना लेकिन सैटिस्फाइड नहीं फ़ील होना, बार-बार, बार-बार सेम क्वेश्चन्स अलग-अलग तरीके से पूछना, ये सब में वो फँस गया। तो ये मैंने आपको 2-3 केस की एग्ज़ाम्पल दे दी हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। ठीक हो जाते हैं, जैसे बाकी थीम जो होती है वो ठीक हो जाती है, ऐसे ये थीम भी ठीक हो जाती है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो कोर सिम्पटम्स दिखाई देते हैं, इसमें लगातार इंट्रूसिव एक्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस, थॉट्स दिमाग में इस तरीके से आती रहती हैं और कंपल्सिव रूमिनेशन होता रहता है, क्योंकि रूमिनेशन से इंसान को ऐसा लगता है जैसे कि वो कुछ सॉल्व कर रहा है, लेकिन वो सॉल्व नहीं कर रहा होता है, वो और लूप मजबूत हो रहा होता है। डिटैचमेंट फीलिंग, अपने आप से, एनवायरनमेंट से, जीवन से ही नहीं रास्ता। जैसे उस लड़की का मैं आपको बात बता रही थी, अच्छा खासा मेडिकल की पढ़ाई करते-करते और उसको ऐसा फ़ील आया, तो ये ऐसी भी फीलिंग आ जाती है। डिफ़िकल्टी फ़ोकसिंग ऑन डेली टास्क, ये थॉट्स का इतना शोर होता है बैकग्राउंड में, लगातार चल रही होती हैं कि रोज़मर्रा के काम भी अफ़ेक्ट होने लगते हैं। सीकिंग रिपीटेड फिलॉसफिकल रीअश्योरेंस, जैसे मैंने बोला वो लड़का बोलने लगा मुझे फ़िलॉसफ़ी के किसी महान उससे मिलवा दो, तो रीअश्योरेंस के लिए ही। फ़ियर ऑफ गोइंग इनसेन, ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना मेंटल बैलेंस से खो दूँ, मैं पागल हो जाऊँ, इरेशनल टोटली ऐसे बात करने लग जाऊँ। तो इस तरीके का डर होता है, कोर सिम्पटम्स आते हैं। अब जो मेटा बिलीफ्स हैं ना, जो और एक्जिस्टेंशियल ओसीडी को फ्यूल करते रहते हैं, वो हैं जैसे नॉर्मल पीपल को इस तरीके की क्वेश्चंस नहीं आते रियलिटी के बारे में। तो यानी कि ये मेरी कोई कॉलिंग है, ये गॉड का कोई सिग्नल है, कई बार इस तरीके से भी इंसान का बिलीफ हो जाता है। और आई मस्ट हैव सर्टेनिटी अबाउट रियलिटी, कि क्या रियलिटी है इसके बारे में मुझे सर्टेनिटी चाहिए, मुझे श्योर होना है 100%। अब इस दुनिया में कैसे वो 100% श्योरिटी मिलेगी ना, नहीं मिल सकती ना। अनआंसर्ड क्वेश्चंस आर डेंजरस, अगर जिन क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलता है ना, वो खतरनाक होते हैं। ऐसे थिंकिंग डीपली विल इवेंचुअली सॉल्व इट, अगर मैंने बहुत ज़्यादा इसको सोचा तो मुझे एक ना एक टाइम पर हल मिल ही जाएगा। ये सारे वो मेटा बिलीफ हैं जो इस लूप को ख़त्म ही नहीं होने देते हैं। डाउट मीन्स इनस्टेबिलिटी, डाउट होना तो बिल्कुल नॉर्मल है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि किसी को डाउट ना हो। इफ़ आई स्टॉप एनालाइजिंग समथिंग बैड विल हैपन, अगर मैंने इसको एनालाइज करना बंद कर दिया तो कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। तो अगर ये थीम सपोज 10 लोगों को है, तो 10 लोगों के दिमाग में अलग अलग तरीके के थॉट्स आ सकते हैं, लेकिन वो होते ऐसे ही हैं, लाइफ से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड, आफ्टर डेथ से रिलेटेड, कुछ भी ऐसा जिसका कोई एब्सोल्यूट आंसर ना हो, जिसका सबका अलग-अलग फिलॉसफिकल एक वर्जन हो और जिसमें आपको खुद ही अपना एक वर्जन क्रिएट करना होता है, लेकिन जिसमें 100% श्योरिटी और सर्टेनिटी नहीं होती कि दिस इज़ अल्टीमेट ट्रुथ। तो इस तरीके से अलग-अलग वेरिएशन में लोगों के आ सकते हैं थॉट्स इसमें। कोर फियर्स होते हैं, फियर ऑफ लूजिंग सैनिटी, कि आपका मेंटल बैलेंस या आपका जो है वो सब चला जाएगा। फियर ऑफ अनरियलिटी, फियर ऑफ इटर्नल अनसर्टेनिटी, जो कि है ही ना, कभी भी इस अनसर्टेन वर्ल्ड में कुछ भी सर्टेन हो ही नहीं सकता। फियर ऑफ मीनिंगलेसनेस, फियर ऑफ बीइंग ट्रैप्ड इन एंडलेस डाउट, फियर ऑफ लूजिंग आइडेंटिटी, ये सारे कोर फियर्स होते हैं जो ऑब्वियसली लूप को चालू रखते हैं। तो आपको समझना है कि आपके मेटा बिलीफ्स और आपके कोर फियर्स, जब तक आप इन पर काम नहीं करोगे, आप जड़ से अपनी ओसीडी को उखाड़ नहीं सकते। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो पहले कहीं और ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, कुछ समय के लिए ठीक भी हो जाते हैं और लेकिन उसके बाद फिर से वो फँस जाते हैं उस साइकिल में, क्योंकि वो ऊपर-ऊपर से काम कर रहे होते हैं। कोर पर, मेटा बिलीफ्स पर, अपने कोर फियर्स पर काम नहीं कर रहे होते हैं और भी लाइफ़स्टाइल मिस्टेक्स, बहुत सारी चीज़ों पे काम नहीं कर रहे होते हैं। तो बार-बार, बार-बार वो उस लूप में फँसते हैं।
लेकिन जब उनके रूट कॉज पर काम किया जाता है, उनके सारे फियर्स और मेटा बिलीफ्स रिमूव किए जाते हैं, तब वो रिकवर हो जाते हैं। तो आप भी इन्हें पूरा आइडेंटिफाई करो कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। अब देखो, न्यूरोसाइकोलॉजिकल मैकेनिज्म भी इसका समझ लो। हाइपर एक्टिव थ्रेट सिस्टम मिसलेबल कर रहा होता है कि अनसर्टेनिटी एज डेंजर, जबकि अनसर्टेनिटी का मतलब डेंजर नहीं है, लेकिन इसकी वजह से लूप चालू रहता है। ओवर एंगेजमेंट ऑफ डिफॉल्ट मोड नेटवर्क इन रूमिनेशन, अपने आप ही होता रहता है। फिर रीइंफोर्समेंट ऑफ एनालिटिकल लूप्स थ्रू रिलीफ, बार बार जब एक आप साइकिल में रहोगे तो उससे आप कैसे ही, मतलब आपको उस साइकिल के बारे में अवेयर ही होना पड़ेगा। रिड्यूस्ड कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू क्रॉनिक डाउट चेकिंग, जब आप बार बार लंबे समय से वो करते रहते हो तो फिर वहाँ पे लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, रिजिडिटी। तो आपके ब्रेन में रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है कि नए कनेक्शंस बन सकते हैं, आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, बट ये इतना आसान नहीं होता है ना। जितना फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल है उससे कहीं ज़्यादा रिजिडिटी है आपके ब्रेन में। तो मैं आपको हर एंगल से समझाने की कोशिश करती हूँ, जिस एंगल से समझ सकते हो उस एंगल से समझ लो। बट एक बात अपने जहन में गहरा उतार लो, जब तक तुम अपने मेटा बिलीफ्स पर, फियर्स पर काम नहीं करोगे और जब तक तुम अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करना नहीं सीखोगे, तब तक तुम ओसीडी की इस थीम से फ्री नहीं हो सकते। अब समझ लो सोल्यूशन पर आ जाओ यहाँ पर। तो एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन का सोल्यूशन है, इंटेंशनली ट्रिगर करो एग्जिस्टेंशियल थॉट्स को। जो थॉट्स तुम्हें आ रही है लगातार, उन्हें एग्जिस्ट अपने आप ही ऑटोमेटिकली आने दो, ठीक है। और नहीं आ रही है उस टाइम पर तो इंटेंशनली उनको लेकर आओ। अब कहो अपने आप से, मे बी रियलिटी इज अनसर्टेन, हो सकता है कि रियलिटी अनसर्टेन ही हो। तो जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में दिखाया है कि मे बी यस मे बी नो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सो अपने आप को आप बता सकते हो कि मैं अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल हूँ। अनसर्टेनिटी का मतलब डेंजर नहीं है, अनसर्टेनिटी है, ये एक थ्रिल है, ये एक एडवेंचर है। अनसर्टेनिटी का मतलब है एडवेंचर, लाइफ में कुछ नया नया थ्रिल, मज़ा आना। तो जब आप मीनिंग चेंज करना शुरू कर देते हो तो वो आपको हेल्प करने लग जाता है। फिर उसके बाद आप एनालाइज मत करो, कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट दे दो और उसके बाद उसको एनालाइज मत करो, और अलाउ करो अनसर्टेनिटी टू रिमेन अनआंसर्ड। मतलब आपका दिमाग क्या है, 100% सर्टेनिटी चाहता है, लेकिन वो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, फिर भी आपको उसे आंसर नहीं करना है, क्योंकि जितना आप उसे आंसर करते जाओगे उतना ज़्यादा वो और आता चला जाएगा, और सवाल में से सवाल, सवाल में से सवाल निकलते चले जाएंगे और आप इसी में फंसे रहोगे। दूसरा है रूमिनेशन ब्लॉकिंग करनी है आपको। आपको रूल सेट करना है, नो सॉल्विंग अनआंसरेबल क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका कोई एब्सोल्यूट आंसर होता ही नहीं है। अगर आप 100 लोगों को इंटरव्यू करो लाइफ की पर्पस के बारे में, डेफिनेशन के बारे में, आफ्टर दैट के बारे में, तो सब लोगों के अपने अपने अलग अलग कुछ ना कुछ व्यूज़ होंगे। चाहे आप सेम रिलीजन के लोगों को, स्पिरिचुअल लोगों को भी अगर आप जो है ना ऐसे इंटरव्यू करोगे तो सबके कुछ कुछ अलग अलग अपने व्यूज़ आएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके कुछ एब्सोल्यूट आंसर नहीं होते हैं। सब ने अपनी अपनी कुछ कहानी दिमाग में बनाई भी होती है, अपने अपने कुछ बिलीफ बनाए हुए होते हैं। तो आपको ये रीसेट करना है कि जो अनआंसरेबल क्वेश्चंस हैं उनको आपको बार बार पूछना ही नहीं है, क्योंकि उससे कन्फ्यूजन बढ़ता रहता है। रीडायरेक्ट अटेंशन विदाउट न्यूट्रलाइजिंग, बिना न्यूट्रलाइज करे अपने दिमाग में आप अपनी अटेंशन को दूसरी चीज़ पर लेकर जाओ। पहले लोग सोचते हैं कि मैं थॉट्स को पहले सॉल्व कर लूँ, फिर उसके बाद ना इसको दिमाग को शांत कर लूँ, न्यूट्रल कर लूँ इस सबको, फिर उसके बाद मैं दूसरा काम करूँगा। नहीं, उस डिस्कम्फर्ट के प्रेजेंस में ही आपको अपनी अटेंशन दूसरी जगह शिफ्ट करनी है, उस टाइम पर जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेबल रूमिनेशन एज कंपल्शन, रूमिनेशन भी भाई कंपल्शन ही है। ये मत सोचो कि तुम जाकर फिजिकली जाकर किसी को अप्रोच नहीं कर रहे हो। अगर तुम बैठ कर केवल उसी लूप में हो तो भी कंपल्शन है, ये मेंटल कंपल्शन है। फिर रूमिनेशन को ब्लॉक करने के बाद अनसर्टेनिटी एक्सेप्टेंस ट्रेनिंग देनी है। तो प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स क्या है, आई मे नेवर नो, इस तरीके से छोटे छोटे से स्टेटमेंट्स आपको बता रही हूँ, ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी इज पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन, रिमेन विद डिस्कम्फर्ट, और आपको इस डिस्कम्फर्ट के साथ रहना है। तो ये दो आपके लिए स्टेटमेंट्स हैं कि मेरे को शायद कभी भी पता ना लगे। और दूसरा, अनसर्टेनिटी ह्यूमन लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जो सबकी लाइफ में है।
और फिर भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो उस डिस्कम्फर्ट को बियर करो, अपने डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट करने की पावर को बढ़ाओ। छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ से बढ़ा सकते हो, जैसे रोज़ाना नहाने भी जाते हो तो 10 सेकंड के लिए पानी में मुंह डुबा के रखो, फिर 15 सेकंड 20 सेकंड, इस तरह से थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा। एक छोटी सी एक्टिविटी है ना? इस तरीके से आप एक्सरसाइज करते हो या वेट उठाते हो तो आप थोड़ा सा ज़्यादा वेट उठाओ तो डिस्कम्फर्ट होगा, उसको बियर करो। छोटी छोटी सी रूटीन में ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करो जो आपके लिए थोड़ा चैलेंज ऐड करें, जिससे कि आपको डिस्कम्फर्ट टॉलरेट करने की आदत पड़े। ऑपोजिट एक्शन स्ट्रैटेजी समझ लो। व्हेन अर्थ सेज एनालाइज, सो आपको क्या करना है? डिसएंगेज। आपकी अर्थ तो कह रही भाई एनालाइज कर बैठ के, नहीं, डिसएंगेज करना है आपको उस टाइम पर। व्हेन अर्थ सेज सीक रीअश्योरेंस, टॉलरेट डाउट, डाउट को टॉलरेट करो, रीअश्योरेंस नहीं लेना है। व्हेन अर्थ सेज सर्च ऑनलाइन, क्लोज डिवाइस, बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम सर्च करते चले जाओगे लूप बढ़ता चला जाएगा। अगर तुम रीअश्योरेंस लेते जाओगे तो डाउट्स और बढ़ता चला जाएगा। अगर तुम एनालाइज करते जाओगे तो फिर लूप स्ट्रांग होता चला जाएगा। क्योंकि इसके कोई एब्सोल्यूट आंसर नहीं है, कुछ ऐसे प्रूफ नहीं है। आपको बस अपना माइंडसेट करना है कि मुझे लाइफ एंजॉय करनी है, ये रियल है, ये अनरियल है, जीते जी क्यों इतनी भाग दौड़ करनी जब मरना ही है। अरे जब तक जिंदा हो जब तक तो ज़िंदगी के सारे शेड्स को एंजॉय करना है, मरने के बाद क्या होगा? पेड़ पौधे प्रकृति जानवर, अरे किसी के भी बारे में आ रही है कुछ भी, लेकिन फिर भी आपको नहीं करना है कुछ भी। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी भी थॉट्स आती हैं कि ये ग्रीन कलर मुझे ग्रीन ही क्यों दिख रहा है। तो कुछ भी मतलब बॉडी के इवन फंक्शंस के बारे में आ जाती हैं कि किडनी को ही क्यों फ़िल्टर करने का काम दिया है, क्यों ऐसा नहीं है कि किसी और ऑर्गन को ही असाइन किया है, और क्यों कुदरत ने ऐसा नहीं बनाया है कि अगर वो काम करने में इनकेपेबल है, जैसे हम ह्यूमंस करते हैं कि एक काम करने में इनकेपेबल हो गए तो दूसरा कर देता है, तो ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया कि अगर एक ऑर्गन कोई काम करने में अब ठीक नहीं रहा है तो दूसरा ऑर्गन उसका काम क्यों नहीं संभाल लेता। ऐसे अजीब अजीब अटपटे भी थॉट आ जाते हैं लोगों को कि ये कलर मुझे ऐसा ही दिख रहा है तो पहले ये मेरी बुद्धि ऐसा बता रही है, मेरा मन ऐसा बता रहा है, कौन से पार्ट में जो सिग्नल है वो जा रहा है, कौन सा पार्ट एनालाइज कर रहा है, कौन सा मतलब इतने थॉट आते हैं वो बॉडी को लेकर, जीवन को लेकर, गॉड को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर आ सकते हैं। और ये थॉट्स किसी भी पर्सन के अंदर आ सकते हैं, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो और किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी लेवल पर हो, कुछ भी आ सकते हैं थॉट। मतलब ये बीमारी है ना, बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन पीछा तो छुड़ाना ही पड़ेगा इससे, और वो आराम से हो जाता है जब आप इन रूल्स को फॉलो करते हो। अब देखो, शेड्यूल कर सकते हैं हम रूमिनेशन विंडो, अलाउ 10 मिनट्स कंट्रोल थिंकिंग पीरियड, या फिर आप क्या कर सकते हैं, उस विंडो से बाहर पोस्टपोन करना है एनालिसिस। मतलब आपने 10 मिनट का वो कर लिया, ठीक है, उसमें अलाउड है, सब थिंकिंग पीरियड है, लेकिन उसके बाद भी अगर आ रहा है तो पोस्टपोन करना है वो एनालिसिस को। आपको ग्रेजुअली आपको ड्यूरेशन को रिड्यूस करते चले जाना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि अब आपने 10 मिनट का विंडो सेट कर लिया है तो 10 मिनट करते ही रहेंगे, नहीं, आपको उस विंडो को भी रिड्यूस कर देना है। नेक्स्ट है ग्राउंडिंग। प्रेजेंट रियलिटी के लिए क्या कर सकते हैं आप, जब भी इस तरीके के थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, आपको एंगेज करना है 5 सेंसेस को डेलिबरेटली। ग्राउंडिंग के लिए नज़र घुमा के चारों तरफ देखो, क्या क्या देख सकते हो, जो छू सकते हो छुओ, जो सुन सकते हो उसे सुनो, कुछ स्मेल कर सकते हो, कुछ टेस्ट कर सकते हो, सेंसेस को एंगेज करके प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ। पैटर्न इंटरप्ट होता है इससे। फिजिकल मूवमेंट, उठकर चलना भी शुरू कर दोगे, किसी भी तरीके से अपनी बॉडी को मूवमेंट मोड में ले आओगे तो केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। ठंडे पानी को अपने मुंह पर इस तरह से डालो, छपके उसके ना, ठंडे पानी से धोते हो तो उससे भी आपकी वेगस नर्व एक्टिव हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। और कोई भी कॉन्क्रीट टास्क एंगेजमेंट, किसी भी स्पेसिफिक उसमें छोटे बड़े किसी भी टास्क में आप अपने आप को उस टाइम पर एंगेज कर लो, तो आप इस तरीके से पैटर्न इंटरप्ट करते हो। तो बार बार पैटर्न को इंटरप्ट करने से, ग्राउंडिंग करने से आपके ब्रेन को एक मैसेज मिलता है कि इस तरीके के थॉट्स में आप इंटरेस्टेड नहीं हो। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डिफ्यूजन की कैसे प्रैक्टिस करनी है। व्यू थॉट्स एज मेंटल इवेंट्स नॉट ट्रुथ।
तो जो भी विचार आ रहे हैं वो महज एक विचार है, वो अल्टीमेट कोई ट्रुथ नहीं है, उसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इमरजेंसीज़ नहीं है। आप थॉट्स को एकदम से ऐसे लेते हो जैसे ये एकदम इमरजेंसी है, एकदम से अभी कुछ इसका मुझे मीनिंग क्रिएट करना है, इसको सॉल्व करना है या इस ऑर्डर को फॉलो करना है, ऐसा नहीं है, वो जस्ट मेंटल इवेंट्स है। अपने आप को बताओ कि मुझे ये थॉट आ रहा है, आई एम हैविंग द थॉट दैट कि इसका मीनिंग सर्च करो या जो भी आपको थॉट आता है। तो जैसे ही आप ये बोलते हो कि मुझे थॉट आ रहा है, तो आप थिंकर से ऑब्जर्वर मोड में चले जाते हो। तो ये कहते ही आप ऑब्जर्वर बन जाते हो और बस यहीं पर ही आप ना उन थॉट से डिटैच होना शुरू हो जाते हो। सेपरेट करना है आइडेंटिटी आपको थॉट से। आप थॉट नहीं हो, आप सोचने वाले भी नहीं हो, तो आप अपने आप को सेपरेट रखो। भाई जब हम कुछ इस तरीके का पढ़ लेते हैं, कहीं से कुछ सुन लेते हैं, हमारे अभी तो मैं इतना डिटेल में बताने नहीं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो जो केसेस हैं उनका जब हम पूरा का पूरा हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि कहाँ से ये सब चीज़ें ट्रिगर हुई हैं। जैसे मैंने एक लड़की का तो बताया भी था आपको कि भागवत गीता पढ़ने के बाद हो गया। ऐसे सब जो लोग आते हैं उनका अपना अपना कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से शुरू आता है। तो आप उसे अपनी आइडेंटिटी से भी वो मत करो मिक्स है। मीनिंग का रिकंस्ट्रक्शन करो। शिफ्ट फोकस फ्रॉम सॉल्विंग एग्जिस्टेंस टू लिविंग वैल्यूज। अपनी ज़िंदगी को अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग जियो, मतलब जीने पे फोकस करो, बाकी चीज़ों में मत पड़ो। एंगेज इन पर्पसफुल एक्टिविटी डिस्पाइट अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी है लेकिन उसके बावजूद भी आप पर्पसफुल एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज करो। अब वो पर्पसफुल एक्टिविटीज़ सबके लिए अलग अलग हो सकती हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस करना है रीअश्योरेंस सीकिंग। नो रिपीटेड क्वेश्चनिंग ऑफ अदर्स। किसी दूसरे से भाई मत पूछो प्लीज, उससे भी एग्जॉस्ट मत करो। नो रिपीटेड फिलोसफिकल डिबेट्स। कुछ भी नहीं है ऐसा हमें करना है। नो चेकिंग मेंटल क्लैरिटी रिपीटेडली। कोई भी चेकिंग नहीं करनी है कि मुझे मेंटली क्लियर हुआ नहीं हुआ, नहीं। क्लियर है अनक्लियर है जो है उसे छोड़ दो। इसको बस एक पासिंग थॉट की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी किसी के भी मन में आ सकती है। और देखो रिवॉर्ड रिकैलिब्रेशन कैसे करना है। रीइंफोर्स एक्शन ओवर एनालिसिस। आपको एनालिसिस नहीं करना है, आपको एक्शंस को रीइंफोर्स करना है। कौन से एक्शंस जो रिकवरी की तरफ ले जाएं, कि इन थॉट से उलझने के बजाय मूव ऑन करो। एंगेज करो अपने आप को जो रियलिस्टिक रियल लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें। ट्रैक टाइम स्पेंड लिविंग वर्सेस र्यूमिनेटिंग। और आप ना उस टाइम को ट्रैक करो जो आपने जीने पर बिता रहे हो, ना कि जो आप रिम्यूनेशन पर बिता रहे हो। तो आप देखो कि कितना टाइम आपने रिम्यूनेशन पर बिताया और कितना टाइम आपने एक्चुअल में लाइफ के लिए बिताया। अब शुरुआत है मुश्किल लग सकता है, लाइफ पे क्वेश्चन आ गया है। मैं रियल हूँ या मैं रियल वर्ल्ड में हूँ, इन्हीं सब चीज़ों पे क्वेश्चन आ गया है। कभी कभी डीपर्सनलाइजेशन, कभी कभी डीरियलाइजेशन सिम्टम्स भी महसूस हो रहे हैं। ये सब लेकिन नॉर्मल है, सब गायब हो जाएंगे जब जैसे आपका फोकस लिविंग पर आ जाएगा। जैसे ही आप ये कहेंगे कि हाँ कोई बात नहीं, लाइफ बहुत अनसर्टेन है बट लाइफ की ब्यूटी ही इसमें है और मुझे लाइफ को एंजॉय करना है। बार बार रिपीटेटिवली आपको इसी बेस को अपने आप को याद दिलाते हुए अपने आप को छोटी छोटी एक्टिविटी में एंजॉय करना है कि ठीक है एक सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर भी जब तक है जीना है। ठीक है जीवों पर दया होनी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ज़मीन को ही देख देख कर एक एक कदम ही इतनी मुश्किल से बढ़ाऊं। भाई ये प्रकृति मैंने तो बनाई नहीं है, जिसकी नियति जैसी बनाई है ईश्वर ने। अगर मेरे पैर के नीचे कुछ आना होगा, कोई कीड़ा मकोड़ा चींटी, वो आएगा। हाँ फिर भी हम देखकर चलते हैं, हम जानबूझ के किसी को नहीं मारेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रियलिटी से जुड़ी हुई हैं वो आपको अपने आप को समझाकर आपको एक्शन मोड में रहना पड़ेगा, तब जाकर ये सब चीज़ें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। अब देखो रिकवरी इंडिकेटर्स भी मैं बता देती हूँ। आपका रिम्यूनेशन के ड्यूरेशन कम हो जाएगा तो समझो हाँ आप घर बैठे अपनी मदद कर पा रहे हो। आपका इंक्रीज टॉलरेंस ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चंस, कि वो जो सवाल जिनका आपको जवाब नहीं मिल रहा है उनके लिए आपकी टॉलरेंस पावर बढ़ जाएगी। थॉट्स फील्स लेस अर्जेंट एंड लेस थ्रेटनिंग। जो है कि एकदम थॉट आते ही बस अब चलो जल्दी से करो, इसको सॉल्व करने पे लगो, एनालाइज करो, इसका आंसर ढूंढो, ये सब आपकी जो अर्जेंसी है वो कम हो जाएगी, वो थ्रेटनिंग नहीं लगेंगी। लेस फियर अटैच टू एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स। जो एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स होती हैं उनसे फियर कम होता चला जाएगा, ये साइन होगा आपका। और इम्प्रूव्ड एंगेजमेंट इन डेली लाइफ, और आप अपनी लाइफ में डेली ज़्यादा एंगेज्ड फील करोगे, हैप्पी फील करोगे, वापस से ऐसे जैसे ना वापस एक एंजॉयमेंट वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारे रिकवरी इंडिकेटर्स होंगे जिससे आपको घर बैठे ही पता चलेगा कि आप सही तरीके से काम कर रहे हो। देखो
ब्रेथ वर्क ज़रूर करना, मेडिटेशन ज़रूर करना, डाइट का भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना और पेशेंस रखना। ये नहीं है कि आप ये सोचने लग जाओ कि कितने दिन लगेंगे मुझे ठीक होने में। चलो एंड करती हूँ मैं एक बहुत ही पावरफुल मैसेज से। ऐसे इमेजिन करो एक सिनेरियो कि आपके घर के आंगन में ना एक पेड़ ने जड़ें जमा ली हैं। अब वो ना आपके घर की भूमि को, आपके उसको हिला रहा है। अब आपको लगा नहीं यार इस पेड़ को तो निकलवाना ही पड़ेगा। आपने एक माली को बुलाया। अब आपने आते ही उससे पूछा कि ये बताओ आप कितनी बार इस पेड़ पर वार करोगे कि ये पेड़ गिर जाए। माली कहेगा ये कैसा सवाल है। अब बोलोगे नहीं नहीं, हमें बिल्कुल बताओ कितने नंबर ऑफ टाइम्स तुम इस पर वार करोगे कि ये पूरी तरीके से गिर जाएगा और सब यहाँ से निकाल कर तुम हटा दोगे, ले जाओगे। माली कहेगा पागल हो गया, ये कैसे बताया जा सकता है? तुम्हें पेड़ निकलवाने से मतलब है या तुम्हें मैं कितनी बार वार करूंगा इसे कैसे निकालूंगा इससे मतलब है? तुम ये सब छोड़ो, तुम्हें पेड़ निकलवाना है ना। अगर आप बहस में लग जाओगे कि नहीं पहले बताओ, तो माली भाग जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर आप सरेंडर कर दोगे कि भाई मुझे तो पेड़ निकलवाने से मतलब है, अब ये 2 बार मारे या इस पे 100 बार मारे, मेरा पेड़ निकल जाना चाहिए। तो ऐसे ही आपकी रिकवरी के साथ होगा। आप ये मत सोचो 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में ठीक होना है। आप हर दिन अपना बेटर वर्जन बनते चले जाओगे। हर दिन आप अगर 1% भी ओसीडी से बाहर निकले तो आप बहुत ही जल्दी ओसीडी फ्री हो जाओगे। तो इसलिए मैंने रिकवरी इंडिकेटर्स भी आपको बता दिए हैं ताकि आपको बीच बीच में ना एक श्योरिटी हो कि मैं राइट ट्रैक पर हूँ, मैं रिकवर हो रहा हूँ। और आपको पता ही है, इतनी सारी रिकवरी वीडियोस आप देख चुके हो कि ओसीडी फ्री होना 100% पॉसिबल है। तो इसलिए मेरे प्यारा दुलारो अपने ऊपर काम करो। ऑल द बेस्ट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।